अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम एमसीक्यू प्रिपरेशन के हवाले से बात कर रहे थे। प्रीवियसली हमने 2019 का पेपर डिस्कस किया था बॉटनी का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2018 पेपर। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हीट्रोस्पोरी इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बट अगर इसके ऑप्शंस के अंदर अगर आप देखें तो एक चीज़ मुझे जो है वो बॉदर कर रही है, वो ये है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वैसे तो ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, बट अगर ये क्वेश्चन आया हुआ भी है तो इसके अंदर बड़ी गड़बड़ है। वो ये है कि लास्ट हमने डिस्कस किया था कि स्लेजिनेला, मैंने बताया था कि याद रखना है, बट अगर इसके अंदर आप देखें तो पाइनस भी दिया हुआ है। अभी जो पाइनस है ये जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में मैंने बताया था कि वो भी हेटेरोस्पोरस होते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर कभी नहीं दिया जाएगा, इनमें से कोई एक दिया जाएगा, या तो पाइनस देंगे या फिर स्लेजिनेला देंगे। बाकी जो क्लोरेला है ये तो एक एल्गी है, ठीक है, इसके अंदर ये यूनिसेलुलर एल्गी है, तो इसके अंदर जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। और जो मर्केंशिया है ये बेसिकली ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट जो है ये होमोस्पोरस होता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन तो जो मैंने दूर करना था। नाउ दिस ग्रुप ऑफ प्लांट प्रोड्यूस नेकेड सीड्स। अब देखें, सबसे पहली बात तो ये है कहाँ चला जाता है ये, हाँ, दिस ग्रुप ऑफ प्लांट जो है इट प्रोड्यूसेस नेकेड सीड्स। अच्छा, पहली बात तो सीड प्रोडक्शन की अगर आप बात करें तो उसके अंदर आपको पता है कि कौन से प्लांट्स हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स तो सबसे इनिशियल प्लांट्स हैं, इनमें सीड प्रोडक्शन नहीं होती। यस, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीड प्रोडक्शन होती है, एंजियोस्पर्म के अंदर सीड प्रोडक्शन होती है। टेरिडोफाइटा जो है ये वो कैटेगरी है जिन्हें हम सीडलेस प्लांट्स कहते हैं। अब इसके अंदर शुरू की जो चारों वैरायटीज़ हैं, जो आपके साइलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पर्माप्सिडा और टेरोप्सिडा, वो चारों आ जाते हैं, तो इनके अंदर भी सीड प्रोडक्शन नहीं होती। अच्छा, अगर इसकी जगह टेरिडोस्पर्मी दिया होता, टेरिडोस्पर्मी, तो टेरिडोस्पर्मी जो है ना, ये स्पर्माप्सिडा की एक छोटी सी कैटेगरी है कि जिनमें सीड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो टेरिडोस्पर्मी अलग है, टेरिडोफाइटा अलग है। अच्छा, तीनों के अंदर सीड प्रोड्यूस होता है। किसका सीड जो है वो नेकेड होता है, तो जिम्नो कवर्ड जो है, ये मैंने बताया था कि जिम्नो कहते हैं नेकेड को। तो जिम्नोस्पर्म्स वो हैं कि जिनका सीड नेकेड होता है, यानी वो उसके अंदर नहीं होता, फ्रूट के अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इन प्लांट्स के पास फ्लावर नहीं है। जब फ्लावर नहीं है तो ओवरी नहीं है, जब ओवरी नहीं है तो इनके ओव्यूल्स ओवरी में नहीं होते, जब भी इनके सीड्स भी फ्रूट में नहीं होते। एंजियोस्पर्म्स वो हैं, लो देखो गलत लगाया हुआ है यहाँ पे ना, दिस ग्रुप ऑफ प्लांट प्रोड्यूसेस नेकेड सीड करके दिया है, तो जिम्नोस्पर्म करेक्ट आंसर है। एंजियोस्पर्म के नेकेड सीड नहीं होते, इनके कवर्ड सीड होते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट द राइट आंसर, जिम्नोस्पर्म इज द राइट आंसर। नाउ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, जो कि अगेन एंड अगेन कंफ्यूज करता रहता है स्टूडेंट्स को। ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि नेट गेन ऑफ एटीपीज जो है पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर बेसिकली आपका क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आते हैं, और उससे पहले एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, बट वो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ये आता है, जो ग्लाइकोलाइसिस है। इन तीनों को मिलाकर जो नेट गेन हो रहा है एटीपी का, वो कितना हो रहा है, तो ये जो आंसर है वो है 36। बुक के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 36 मिलेगा, इंटरनेट के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो 36 मिलेगा। मैंने कैलकुलेशन बताई कि किस तरह से 36 एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। कहीं पर 38 भी दिया हुआ है, 36 to 38, बट वी विल फॉलो द बुक। डिफरेंट बुक्स के अंदर या मोर कॉमनली जो इंटरनेट के ऊपर मिलता है वो 36 मिलता है, कि नंबर ऑफ काउंट जो है, नंबर ऑफ एटीपी जो है वो 36 आपको मिलते हैं। किस तरह से 36 मिलते हैं मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है जब मैंने चैप्टर नंबर 11 पढ़ाया है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हमने देखा है कि किस तरीके से हर प्रोसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फाइनली किस तरह से एटीपी जनरेट करते हैं। तो इट्स नॉट 38, it is 36. Now, site of dark reaction of photosynthesis within the chlorophyll is, ये क्लोरोफिल नहीं होगा, ये क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है डार्क रिएक्शन। अच्छा, अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने पहले भी देखा था, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये दो पार्ट्स होते हैं, सॉरी ये दो मेम्ब्रेन्स हो गए। मेम्ब्रेन्स के बाद एक अदद इसके अंदर सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कभी कभी जो है वो ग्रुप की शक्ल में होता है। इसमें से एक को हम कहते हैं थाइलाकॉइड, और इनको मिलाकर हम नाम देते हैं ग्रैनम का। इसके अलावा बाकी जितना भी एरिया होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है। अब ये जो थाइलाकॉइड है या ग्रैनम है, यहाँ पर होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है, LR, लाइट रिएक्शन, और ये जो स्ट्रोमा है यहाँ पर होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जिसे आप लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, लाइट की एनर्जी को ट्रैप किया जाता है किन मॉलिक्यूल्स के अंदर, ATP के अंदर और NADPH के अंदर, और फिर डार्क रिएक्शन के अंदर इन दोनों मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल किया जाता है और उससे ग्लूकोज बनाया जाता है। तो ये होता है स्ट्रोमा के अंदर, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर। ग्रेना के अंदर या थाइलाकॉइड के अंदर जो होता है वो लाइट रिएक्शन होता है। नाउ रिलीज ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम हाइडाथोड्स, दिस इज कॉल्ड। प्लांट्स के पास जब भी एक्सेस वाटर होता है तो वो दो तरीके से उससे जान छुड़ाते हैं। एक प्रोसेस है जिसके अंदर उसे वेपर में कन्वर्ट किया जाता है,
और स्टोमेटा के ज़रिए या लीव्स ये जो अपर पार्ट्स होते हैं, एरियल पार्ट्स होते हैं, उनके थ्रू जो है वो निकाला जाता है, तो ये कहलाता है ट्रांसपायरेशन। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने पूछा है वेपर की फॉर्म में नहीं बल्कि ड्रॉप्स की फॉर्म में। तो ड्रॉप्स की फॉर्म में जब निकलेगा और वो स्टोमेटा से नहीं निकलेगा बल्कि स्पेशल ओपनिंग्स होती हैं जो कि लीव्स के एपेक्स के ऊपर आपको मिल जाती हैं, ये कहलाते हैं हाइड्रोथोड्स। सो इनके थ्रू वाटर जब ड्रॉप्स की फॉर्म में जाता है वो प्रोसेस कहलाता है गिटेशन। ये यूजुअली तब होता है जब ट्रांसपायरेशन नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल रात का टाइम है जब सनलाइट नहीं है, या फिर ऐसा एरिया है जहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से ट्रांसपायरेशन नहीं हो सकती, तो फिर गिटेशन काम आती है। नाउ इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू। अब गैसेस के एक्सचेंज जो है वो होता कहाँ से है? तो जब जो प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं तो वो तो उनकी तो पूरी बॉडी जो है वो गैस एक्सचेंज कर रही होती है, लेकिन जो प्लांट ज़मीन पर हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, उनका जो गैस एक्सचेंज होता है वो उन्हें एनवायरनमेंट से करना पड़ता है, एटमॉस्फेयर से करना पड़ता है। तो प्लांट्स ने डेवलप किए कुछ ओपनिंग्स जिन्हें हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। इन ओपनिंग्स के थ्रू गैस एक्सचेंज भी होता है, ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, और दूसरा इसी के थ्रू जो है वो ट्रांसपायरेशन भी होती है। क्यूटिकल वो लेयर है जो कि वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है या मिनिमाइज़ करती है। हाइड्रोथोड्स अभी हम डिस्कस करके आए हैं, और लेंटिसल्स ये वो ओपनिंग होती है जिनके थ्रू एवेपोरेशन होती है यानी ट्रांसपायरेशन होती है। नाउ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 5 के अंदर क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को हम बड़े से छोटे फिर उससे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते जाते हैं। तो इसका जो बेसिक यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो बेसिकली स्पीशी कहलाता है। स्पीशीज़ बेसिकली कहते हैं एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनके कैरेक्टर्स सिमिलर हो, जो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें, और यूजुअली जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक नंबर होता है। यूजुअली हमेशा सेम नहीं होता, बिकॉज डिफरेंट स्पीशी के अंदर आप देखेंगे कि मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं, बट कॉमनली हम देखते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक जैसा होता है। इससे ऊपर का जो आता है वो जीनस होता है, उसके बाद फिर अलग यूनिट्स हैं, फिर फैमिली आता है, बड़ा यूनिट, एंड देन किंगडम आता है। नाउ द प्रोटीन कोड ऑफ द वायरस, हर वायरस के पास दो नेसेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हर वायरस में पाए जाते हैं। एक उसका होता है न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक एसिड कोर, जो कि सेंटर में होता है, या तो डीएनए या आरएनए, और उसके अराउंड जो है वो लिपटा हुआ होता है प्रोटीन की एक कवरिंग होती है जिसे हम प्रोटीन कोड का नाम देते हैं। तो जीनोम जो है बेसिकली ये वो सेंटर में है जिसमें डीएनए आ जाता है या आरएनए आ जाता है, और उसके अराउंड जो है वो जो कोटिंग है वो कैप्सिड है। जिस तरह मैं रूम के अंदर बैठा हूँ तो मैं डीएनए हूँ, ठीक है, और मेरे अराउंड जो वॉल बनी हुई है चारों, वो बेसिकली कैप्सिड है। कैप्सिड बना होता है छोटे छोटे यूनिट से, जिन्हें हम कहते हैं कैप्सोमेयर। जिस तरह प्रोटीन का छोटा यूनिट जो है वो अमाइनो एसिड होता है, तो समझ लें कैप्सिड एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, उसका छोटा यूनिट कैप्सोमेयर है। न्यूक्लियो कैप्सिड इसको मिलाकर कहेंगे, दोनों चीज़ों को मिलाकर न्यूक्लियो कैप्सिड कहेंगे। नाउ दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी। ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि हमारे पास एक तरह की ट्रांसपोर्ट होती है जिसे हम कहते हैं पैसिव, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसकी ये तीनों एग्जांपल्स हैं। और एक तरह की ट्रांसपोर्ट होती है जिसे हम कहते हैं एक्टिव, उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें रिक्वायर होती है एनर्जी। वाई? बिकॉज चीज़ें मूव करती हैं लो से हाई। जब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं सीढ़ियों पे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने में एनर्जी नहीं लगती, या बहुत कम एनर्जी लगती है, ठीक है। तो यही होता है जब कोई भी चीज़ कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट जाती है, यानी जहाँ पर कम है वहाँ से ज़्यादा की तरफ जाती है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। बस पे चढ़ने में, खचाखच बस जो भरी हुई है उसमें एंटर होने में बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, लोगों को धकेलना पड़ता है, क्योंकि आप लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये एक तरह की डिजीज़ है, दिस इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म? तो ये ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये वाटर मोल्ड्स की एग्जांपल के अंदर आता है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर। फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस के अंदर ये आता है। ये कॉज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसके अंदर आलू जो है वो पिलपिला सा हो जाता है, अंदर से ख़राब हो जाता है। बाकी जो है एस्परजिलस, ये ट्रू फंगस है। मैंने बताया कि ये फंजाई लाइक हैं। फाइटोप्थोरा जो है ये ट्रू फंगस नहीं है, ये फंजाई की तरह के हैं, जबकि एस्परजिलस जो है ये ट्रू फंगस है। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये एस्परजिलस फ्लेवस एक तरह का एस्परजिलस होता है जो प्रोड्यूस करता है एफ्लाटॉक्सिन, जो कि कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉजिंग। पेनिसिलियम भी ट्रू फंगस है, ये वो फंगस है जिससे एंटीबायोटिक मिली थी। और ये तीसरा जो है हमारे पास ये पसीनिया है। पसीनिया जो है बेसिकली ये दूसरा नाम है रस्ट का। रस्ट जो है ये भी एक तरह के फंगस होते हैं जो प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, और जिस तरह जंग का कलर होता है उस तरह की अपीयरेंस इनकी होती है। तो ये भी पैथोजेंस हैं, बट ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज नहीं करते ना।
सिंगर एंड निकलसन इन्होंने किस चीज़ का मॉडल दिया था भाई? तो अगर आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आप जो मॉडल पढ़ते हैं, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो है, वो बेसिकली इन दो लोगों ने दिया था, सिंगर एंड निकलसन, जिसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि भाई एक दरिया है जो कि लिपिड का बना हुआ है और उसमें प्रोटीन के टुकड़े तैर रहे हैं। तो ये आइसबर्ग वाला मॉडल जो है ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहलाता है, जो कि सिंगर एंड निकलसन ने पेश किया था। ठीक है जी। Now the final tool for classifying biological classification के लिए, यानी organisms को different groups में बांटने के लिए हम similarities और dissimilarities देखते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास ये कुछ चार चीज़ें हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करते हैं क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है, उसके अंदर एक चीज़ है हमारे पास जिसे हम कहते हैं होमोलॉजी, यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स के जिनकी बनावट जो है एक्सटर्नली जो है बाहर से देखने में डिफरेंट नज़र आते हैं, काम डिफरेंट करते हैं, लेकिन अंदर से जो बनावट है वो सिमिलर हमें नज़र आती है। तो होमोलॉजी की बेसिस पे करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी की बेसिस पर भी करते हैं, बुक में ये नहीं दिया हुआ, बट एम्ब्रियोलॉजी की बेसिस के ऊपर भी करते हैं। सिमिलर एम्ब्रियोलॉजिक पैटर्न देखते हैं, इनिशियल डेवलपमेंट जो है वो देखते हैं कि उनमें क्या क्या पैटर्न सिमिलर आ रहे हैं। उसके अलावा साइटोलॉजी, सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, बहुत कॉमन प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस आप पढ़ते हैं, तो प्लांट और एनिमल सेल को साइटोलॉजी की बेसिस के ऊपर भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को साइटोलॉजी की बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। और चौथा है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स बेसिकली वो होता है कि जिसके अंदर आप फाइनली डीएनए की स्टडी करते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं जीन सीक्वेंसिंग या डीएनए सीक्वेंसिंग, जिसमें आप डीएनए का अंदर का जो पैटर्न है वो पढ़ते हैं, किस तरह से कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो किस पैटर्न के अंदर लगे हुए हैं। तो उससे आपको पता लगता है कि इससे आगे जाकर जो प्रोटीन बननी है वो कैसी बनेगी। तो डीएनए पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाता है, फिर आप मैच करके देख सकते हैं कि ये डीएनए की जो सीक्वेंस है वो किस ऑर्गेनिज्म के साथ मैच कर रहा है। तो जब बाकी चीज़ों से बात नहीं बनती तो फाइनल टूल जो होता है वो जेनेटिक्स होता है। डीएनए की बेसिस के ऊपर आप जो है वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। नाउ व्हीट, ओट, राइस, दे ऑल बिलोंग टू द फैमिली। चैप्टर नंबर 9 के अंदर डिफरेंट फैमिलीज़ के अंदर ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, उनके बॉटनिकल नेम्स भी दिए हुए हैं। तो ये जो तीनों हैं ये बिलोंग करते हैं लास्ट फैमिली से, जिसे ग्रास फैमिली कहते हैं या ग्रामिनी फैमिली कहते हैं, या इसका जो नाम है वो है फैमिली पोएसी। कहाँ गया? फैमिली पोएसी, हाँ ना। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑफ अलग है, ट्रॉफिक लेवल अलग है, इस कॉल्ड। ठीक है, अगर आप ट्रॉफिक लेवल जो है, ट्रॉफिक लेवल किसे कहते हैं? जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है या जो फ्लो ऑफ न्यूट्रिशंस होता है एक लेवल से दूसरे लेवल के ऊपर, तो हर लेवल उसके अंदर जो है वो ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास एनर्जी पिरामिड है जिसमें दिखाया गया कि किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, जो हमने डिस्कस किया था कि ये यूनिडायरेक्शनल होती है। तो सन से जो एनर्जी है वो प्रोड्यूसर्स लेते हैं, जो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ही बस प्रोड्यूसर्स ही होते हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स जो प्लांट्स हैं उसके बाद ये ट्रांसफ़र होती है प्राइमरी कंज्यूमर में, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर में, उसके बाद डीकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, तो नहीं अच्छा एप्स दिया हुआ है, उसके बाद इधर जा रहा है डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो ये जो एनर्जी फ्लो है ये यूनिडायरेक्शन होता है इकोसिस्टम के अंदर। तो इस एनर्जी के इस पिरामिड के अंदर आप देखें तो हर जो लेवल है वो एक ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पिरामिड की फॉर्म के अंदर। तो ये पूछा है बस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस फॉर्म के अंदर आती है, तो ये पिरामिड के अंदर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ मेनी इनफोल्डिंग्स व्हिच आर कॉल्ड। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो ये स्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर भी नहीं हो सकता क्योंकि अगेन ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, लेमेला जो है ये बेसिकली सिंपल लेयर को कहते हैं, तो इसको अभी हम रूल आउट नहीं कर रहे ना। माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल सा एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसके बाद ये पूरी आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ से आउटर मेम्ब्रेन हटा दी तो हमें ये इनर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है जो कि फोल्ड हुई हुई है। तो ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो फोल्डिंग्स हमें नज़र आती हैं जो कि पार्टीशंस कर रही होती हैं, ये बेसिकली कहलाते हैं क्रिस्टे। और फिर इसके अंदर यहाँ पर मौजूद होता है मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये वाली इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फोल्ड्स आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये फोल्ड है, ये फोल्ड है, जो कि इनर जो मैट्रिक्स को पार्टीशन में डिवाइड करने की कोशिश कर रही है, तो ये क्रिस्टे कहलाता है। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। ना बैक्टीरियल सेल वॉल इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल। जो पहली बात तो होती किस किस में है, तो फंगस में सेल वॉल है जो काइटिन की बनी होती है, ये फंगस की सेल वॉल है काइटिन की बनी हुई। ठीक है, उसके बाद आपकी प्लांट्स की सेल वॉल होती है, एल्गी की सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है।
बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट मटेरियल की बनी होती है, उसे हम पेप्टाइडोग्लाइकिन कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकिन कुछ अलग नहीं है, पेप्टाइड का वर्ड अमीनो एसिड के लिए यूज़ होता है, ग्लाइकिन का वर्ड कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की लंबी लंबी सी चेन्स होती हैं जिन्हें अमीनो एसिड्स के साथ जोड़ा जाता है, तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है पेप्टाइडोग्लाइकिन। और इसी की बेसिस के ऊपर आपको मैंने पढ़ाया था कि दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक को हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, एक को हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव हैं वो पर्पल कलर लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास पेप्टाइडोग्लाइकिन काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो ग्राम नेगेटिव है वो पर्पल कलर या ब्लू कलर छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर वो पिंक कलर ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास पेप्टाइडोग्लाइकिन कम था, तो उनमें से कलर निकल जाता है। नाउ द डिवीजन ऑफ फंजाई लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई की 4 डिवीजन्स के अंदर एक डिवीजन ऐसी है जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इन्हें फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं। ये है ड्यूट्रोमाइकोटा। ड्यूट्रोमाइकोटा के बारे में ख्याल ये किया जाता है कि ये वो एस्कोमाइकोटा हैं कि जिन्होंने अपनी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी लूज़ कर दी है। इसकी 2 एग्जाम्पल्स आपने याद रखनी है, एक पेनिसिलियम और दूसरा जो है वो एस्परजिलस। ना एपिपेटलस स्टेमन्स दे आर फाउंड इन द फैमिली। अब ये फैमिलीज अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं है, बट मैं समझा दूँ। स्टेमन आपको पता है, स्टेमन वो पार्ट होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको मिलाकर हम एंड्रोशियम कहते हैं। और पेटल्स आपको पता है कि ये वो लीव्स होते हैं जो कलर्ड लीव्स होते हैं, जो कि प्लांट्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं, फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाते हैं, जो कि किस काम आता है, उसके पॉलिनेशन के अंदर हेल्प करता है। अब ये जो एपीपेटलस है, जब आप फ्लोरल डायग्राम देखते हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर फैमिलीज में जब आप फ्लोरल डायग्राम देखते हैं, तो उसके अंदर आपको नज़र आता है कि सबसे पहले आप बनाते हैं सेपल्स। ठीक है, ये आ गए सेपल्स। ठीक है, उसके बाद आप बनाते हैं पेटल्स। ठीक है, सपोज कर लें यही पेटल्स हैं, इनको हम पेटल्स मान लेते हैं और इधर बना लेते हैं सेपल्स। ये एक सेपल आ गया, ये दूसरा सेपल आ गया, ये तीसरा सेपल आ गया। ठीक है, अच्छा पेटल्स जो है ना, एपीपेटलस की कंडीशन क्या होती है? एपीपेटलस की कंडीशन ये होती है कि जहाँ पर ये पेटल्स मिल रहे हैं, ये पेटल्स मैं फ्यूज़ कर देता हूँ यहाँ पे, ये 2 पेटल्स जो हैं ये फ्यूज़ हो रहे हैं। तो एपीपेटलस की कंडीशन ये होती है कि जहाँ पर पेटल्स मिलेंगे वहीं से क्या निकलेगा, वहीं से स्टेमन निकलेगा। तो ये स्टेमन निकल रहा है। ठीक है, जहाँ पर पेटल्स मिल रहे हैं वहाँ से स्टेमन निकल रहा है, यानी पेटल्स और स्टेमन आपस में क्या है, पेटल्स और स्टेमन आपस में फ्यूज़ हुए हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एपीपेटलस। और ये बहुत ख़ास फीचर है फैमिली सोलेनेसी का। जब आप इसे फार्मूला के अंदर देखते हैं, तो जब आप फार्मूला लिखते हैं तो कैलेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं के से, और कोरोला को यानी जो पेटल्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं आप सी से, जो एंड्रोशियम है उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी पहचान ये होती है, एपीपेटलस की पहचान ये होती है कि इसके ऊपर ये लगा हुआ होता है। ये बार का मतलब ये है, ये जो आर्च लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि जो कोरोला है और जो एंड्रोशियम है, यानी जो पेटल्स है और जो स्टेमन है वो आपस में फ्यूज्ड है। तो ये ख़ास फीचर है किसका, फैमिली सोलेनेसी का। सो दिस इज़ इट फ्रॉम द पेपर ऑफ 2018।